Hello everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika and I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत ही असेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स हम दो तरह से देख सकते हैं, जैसे एक मोनोमर होते हैं और एक पॉलीमर्स होते हैं। तो मोनोमर्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स हैं वो मिलके बनाते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, तो आज की जो चैप्टर है उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि क्या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। उनमें से हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस रहेगा वो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही असेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स एंड वाटर, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये पूरा चैप्टर इस तरह से दिया है कि पहले सारे मोनोमर यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में सारे पॉलीमर यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन हम इस यूनिट को इस तरह से लेके चलेंगे, पहले एक मोनोमर पढ़ेंगे, उस मोनोमर की रिपीटेटिव यूनिट से बनके जो पॉलीमर बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक मोनोमर, उसी का पॉलीमर, फिर अगेन फिर से दूसरा मॉलिक्यूल, मोनोमर्स, और फिर उसका पॉलीमर। इस तरह से इस चैप्टर को हम लेंगे। तो आज हम एमिनो एसिड्स के बारे में देखेंगे। बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं वो मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। तो हम एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में इस चैप्टर में देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कि बायोमोलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है या नहीं, वो किस तरह से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके अंदर एक टिश्यू लेते हैं। ठीक है, कोई भी टिश्यू है उसका पार्ट लेते हैं, उस टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड कर लेंगे तो हमें एक थिक स्लरी मिलेगी। उस थिक स्लरी को हम कोई चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ या फिर कोई भी छलनी है उससे हम छान लेंगे। तो जैसे ये हमारी छलनी होगी, इसको हम छानेंगे तो नीचे हमें दो जगह मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक तो नीचे मिलेंगे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ऊपर मिलेंगे जिनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, अब जो नीचे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और ऊपर जो रह जाते हैं वो होते हैं रिटेंटेट। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिल्ट्रेट होंगे और ये होंगे रिटेंटेट। अब फिल्ट्रेट के अंदर एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, ये सारे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शंस होंगे। इनके अंदर हमें जितने भी मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे ये मोनोमर्स होंगे जो कि साइज में छोटे होते हैं। तो इनको हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। और वहीं हम रिटेंटेट की बात करें तो इसके अंदर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन देखने को मिलता है, और ये पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स होंगे मोस्टली, और इनको हम बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनकी साइज है वो बड़ी होगी, तो ये ऊपर ही रह जाएंगे रिटेंटेट में। ठीक है, फिर इसके बाद में एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया था कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमें इसके बारे में ये देखना है कि ये जो अर्थ क्रस्ट है और ह्यूमन बॉडी है, इन दोनों में सेम मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो क्वांटिटी है वो डिफर करता है। ठीक है, परसेंटेज वेटेज है वो दोनों में डिफर करता है। अब जैसे ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे मॉलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट में देखने को ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमें बस इतना देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका अमाउंट कहाँ पे ज़्यादा है। पूरा इनका ये पूरा याद नहीं करना परसेंटेज कि कौन सा मॉलिक्यूल है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, सिर्फ क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस पे। वो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस देखा था, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने हो तो उसके लिए हम एक टिश्यू लेंगे, उसको एयर ड्राई करेंगे, पूरी तरीके से सुखा देंगे। ठीक है,
उसके बाद में वो जो एयर ड्राइड था उसको हम बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है, राख। उस राख को हम ले जाएंगे लैब में। अब लैब में उसको देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें मिलेगा कि उनके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, सल्फर होता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो बनाते हैं और वो उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ भी करते हैं। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होके किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट करवाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ करवाते हैं। जैसे एमिनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सबको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जब हम बात करते हैं, ये नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनकी एब्सेंस भी है तो ऐसा नहीं है कि आगे सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगी, ये प्रोसेसेस तो चलती रहेंगी, ये इसके साथ साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, और जैसे ह्यूमन वेलफेयर के अंदर यूज होते हैं, इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करते हैं किसी प्लांट की। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, रबर है, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम हमारे पहले मोनोमर के ऊपर चलते हैं जो कि एमिनो एसिड एज ए बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके अंदर एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक कार्बन है, इस कार्बन से ये एक एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है और एक आर ग्रुप होता है। इस आर ग्रुप को हम बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, ये जो वेरिएबल ग्रुप होता है यही सारे एमिनो एसिड्स में चेंज होते रहता है और इन्हीं की वजह से एमिनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम आगे देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो एक एमिनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है और आर ग्रुप होता है। तो एक कार्बन से अगर 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं वो अटैच रहेंगे तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये कायरल कार्बन होता है। ठीक है, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिसपे, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं। अब कायरल कार्बन है तो एमिनो एसिड्स हैं वो सारे कायरल एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन को हम सी अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। सिर्फ एक ऐसा एमिनो एसिड होता है जो कि कायरल नहीं होता, अब जैसे ग्लाइसिन। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे ग्लाइसिन एमिनो एसिड। तो ये जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, एक कार्बन होता है, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा रहता है, एक एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन ग्रुप रहता है। इतना स्ट्रक्चर तो सब में सेम होता है। अब इसके अंदर ये जो आर ग्रुप है इसकी जगह भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है। अब एक ही कार्बन मॉलिक्यूल पे, एटम पे ये 4 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे ए कायरल। ठीक है, तो ग्लाइसिन ऐसा एमिनो एसिड है जो कि ए कायरल होता है, बाकी सारे एमिनो एसिड्स हैं वो कायरल होते हैं। ठीक है,
और इनको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। अब मीथेन है, मीथेन इस तरह से होता है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन ग्रुप जब जुड़े रहते हैं उसको हम मीथेन बोलते हैं। अब इस मीथेन के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसलिए एमिनो एसिड्स को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और वही लिखा है कि यहाँ पे इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक एमिनो एसिड ग्रुप होता है और एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको हम R ग्रुप से डिनोट करते हैं। तो एमिनो एसिड्स हैं वो 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। जितने भी प्रोटीन्स हम देखते हैं हमारे अराउंड उसमें 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ये हमारी एनसीईआरटी में हमें नाम भी दिए हुए थे इनके। तो जैसे सेरीन है, ग्लाइसिन के हमने स्ट्रक्चर देखी, इसके बाद सेरीन है, उसमें हम ये कार्बन है, इससे H ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है, फिर CH2OH, इस तरह से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है सेरीन में। ठीक है, इस तरह से सभी की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। फिर हम कुछ देखते हैं एसिडिक एमिनो एसिड के बारे में। एसिडिक एमिनो एसिड्स दो एमिनो एसिड्स हैं हमारे पास जो कि एसिडिक होते हैं, एक है ग्लूटामिक एसिड, एक है एस्पर्टिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड ये एसिडिक हैं, तो एसिडिक के पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एमिनो ग्रुप। तो जिसके पास एमिनो ग्रुप ज़्यादा होंगे वो पॉजिटिव यानी बेसिक एमिनो एसिड्स हो जाएंगे, और जिनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होंगे और उनको हम एसिडिक एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, वहीं बेसिक एमिनो एसिड के बारे में देखें तो ये 3 हमारे पास बेसिक एमिनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन की जब हम बात करते हैं तो इनके पास एमिनो ग्रुप हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता। उनका जो कार्बोक्सिलिक उनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक एमिनो ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे वेलिन एमिनो एसिड है ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। इसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, जिसमें आते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन ये ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनके अंदर एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलती है कि इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज करते रहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज करते रहते हैं पूरी रिंग के अराउंड। ठीक है, तो वही एमिनो एसिड्स जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं पूरी रिंग में उनको हम एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। और वो एमिनो एसिड्स हमारे पास 3 तरह के हैं, एक टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है और फिनाइल एलेनिन है। ठीक है, और इसी एरोमेटिक प्रॉपर्टी की वजह से इन एमिनो एसिड्स के पास एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म आती है ज्विटर आयन फॉर्म। अब ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होती है, अब जैसे ये एक एमिनो एसिड है, इसमें हम एक NH2 ग्रुप नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब NH2 के साथ एक हाइड्रोजन और दे देंगे तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव मतलब ये एक बेसिक एमिनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इधर हम इसका H जो है वो रिमूव कर देंगे H+, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बचेगा, ये एसिडिक एमिनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक बीच में एक स्ट्रक्चर आती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो साइन है ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है, जब एक ही एमिनो एसिड पे सेम टाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है, तो ये सारा हमारा एमिनो एसिड्स का हुआ। इसके बाद एमिनो एसिड्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं कि डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के बारे में हमने देखा था, एक तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट। इसके बारे में और देखें, ये स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड भी इसी को बोलते हैं हम, ये एक आयरल भी होता है।
ठीक है। और ये हीम ग्रुप का फॉर्मेशन करवाता है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप होता है उसका फॉर्मेशन करवाता है ग्लाइसिन एमिनो एसिड। इसके बाद हम टायरोसिन के बारे में देखते हैं। तो टायरोसिन एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है, ठीक है, और ये प्रिकर्सर होता है मिलेनिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हॉर्मोन्स का। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे मिलेनिन है, ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, सर्केडियन रिदम, ठीक है। सर्केडियन रिदम या फिर स्लीप साइकिल या फिर बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उसको रेगुलेट करने में ये हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उसका प्रिकर्सर होता है टायरोसिन। टायरोसिन एमिनो एसिड ही इस हार्मोन को बनवाता है। उसके बाद में हम थायरोक्सिन देखते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। फिर ये जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं, इनके बारे में जब हम देखते हैं तो ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। अब ये किस किस चीज़ के लिए एज ए प्रिकर्सर यूज होता है? सेरोटोनिन, IAA और मिलेटोनिन। ये सारे भी, ये जैसे सेरोटोनिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरॉन्स में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करवाता है सेरोटोनिन, ठीक है। वहीं IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IAA होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एक ऑक्सीन होता है और ऑक्सीन आप सभी को पता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट की ग्रोथ करवाता है। तो इस हार्मोन को बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन एज ए प्रिकर्सर यूज होता है। इसके बाद मिलेटोनिन के बारे में अगर हम देखें तो ये स्किन पिगमेंट को बनवाता है, स्किन पिगमेंट। हम देखते हैं ना कि सभी के अंदर, सभी का जो स्किन कलर होता है वो अलग अलग होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? मिलेटोनिन हार्मोन की वजह से। जिसके अंदर मिलेटोनिन का अमाउंट ज़्यादा होगा वो उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और जिनके अंदर मिलेटोनिन हार्मोन है उसका अमाउंट कम होगा, उनका लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करवाता है मिलेटोनिन हार्मोन, जो कि बनता है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हिस्टिडीन पे। तो ये जो हिस्टिडीन है, ये एक तो हमारा बेसिक एमिनो एसिड होता है, ठीक है। ये बनवाता है हिस्टामीन, ठीक है। और ये जो हिस्टामीन है इसको बनाती है मास्ट सेल्स। हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होती हैं मास्ट सेल्स, वो इसको बनवाती हैं हिस्टामीन को, और ये वैसोडाइलेशन करवाता है, वैसोडाइलेशन। जब भी कभी एलर्जी वगैरह होती है तो वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी अमाउंट को इंक्रीज करवा देता है, वहाँ वैसोडाइलेशन करवा देता है ताकि ब्लड फ्लो है वो इजीली हो। तो उसमें ये हार्मोन काम आता है हिस्टामीन, ठीक है। तो ये सारा था हमारा एमिनो एसिड के बारे में। अब ये जो एमिनो एसिड है, सिर्फ एमिनो एसिड तो सब काम कर नहीं सकते, तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये जुड़ के अलग अलग एमिनो एसिड्स जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन्स। तो अब हम प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। तो पहली बात कि एमिनो एसिड्स हैं, जैसे ये एक एमिनो एसिड हुआ, ये दूसरा एमिनो एसिड हुआ, ये तीसरा एमिनो एसिड हुआ, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से ये सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ के एक चेन की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। उसको हम प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है इनमें। और जब जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब वाटर का रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका रिलीज होता है, ठीक है।
तो हम देखते हैं प्रोटीन्स है वो हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं एमिनो एसिड्स के। ऐसा नहीं होता कि एक ही एमिनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन को हमने लिया तो ग्लाइसिन है, अब ग्लाइसिन 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 मिलके एक प्रोटीन बना ले, ऐसा नहीं होता। कहीं ग्लाइसिन जुड़ेगा, कहीं ट्रिप्टोफैन जुड़ेगा, कहीं प्रोलीन जुड़ेगा, ऐसे अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं वो जुड़ के एक प्रोटीन की चेन को बनाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एमिनो एसिड्स का हेटेरोपॉलीमर होता है प्रोटीन। ठीक है, जैसे ये इसके बाद लिखा है सेवरल एमिनो एसिड्स है वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और अब कुछ प्रोटीन्स के बारे में बताया, जैसे कोलेजन एक प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सब एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, तो हम बताएंगे कोलेजन ऐसा प्रोटीन होता है। और वहीं रुबिस्को एक और प्रोटीन होता है जो कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट होता है। एनिमल वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो कोलेजन बताएंगे, अगर बायोस्फीयर में पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे रुबिस्को। ठीक है, और ये रुबिस्को CO2 फिक्सेशन करवाता है प्लांट्स में। ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे। फिर इसके बाद में हम प्रोटीन्स के फंक्शंस देखेंगे कि भाई क्या फंक्शंस होते हैं प्रोटीन्स के। तो ये प्रोटीन्स हैं, ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं। जैसे हमने सेल बायोलॉजी की क्लास जब पढ़ी थी तो उसके अंदर देखा था कि जो जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने दे रही थी, कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर ही रख रही थी। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कुछ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकते मेम्ब्रेन की, या फिर वो अंदर आने के लिए उनको किसी की हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प ये प्रोटीन्स करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन के बीच में कुछ चैनल्स बनवा दिए, कुछ कैरियर्स बनवा दिए, तो ये जैसे एज ए कैरियर प्रोटीन की तरह हेल्प करते हैं, ये चैनल बना देते हैं। अब चैनल बन गया तो कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है वो इजीली सेल के अंदर आ सकता है। कैरियर मॉलिक्यूल है, इससे यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल को छोड़ना है तो यहाँ से चिपक के इनमें कॉन्फिगरेशनल चेंज होता है, उसके बाद में ये अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। उसके बाद फाइटिंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे बात हो रही है एंटीबॉडीज की। अब एंटीबॉडीज है, जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है या फिर बॉडी को ऐसे लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उसको मारने के लिए या फिर उसके रेस्पॉन्स में, ऑपोजिट रेस्पॉन्स में बॉडीज एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज हैं उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ती हैं और हमें डिजीज से बचाती हैं। तो ये इन्फेक्शियस फाइट करती हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स से भी। इसके बाद प्रोटीन्स हार्मोन्स और एंजाइम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हार्मोन्स बनवाते हैं, अभी हमने देखा काफ़ी सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे मिलेनिन, मिलेटोनिन, थायरोक्सिन, इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में देखा। फिर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स मोस्टली एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रोटीन्स के फंक्शन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है तो इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कोलेजन के बारे में बताया, कोलेजन कहाँ मिलता है, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। हम इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है कोलेजन। इसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। इसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे सेंसरी रिसेप्शंस होते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, ये सब हम प्रोटीन्स की वजह से ही कर पाते हैं कि कोई चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद एक प्रोटीन है GLUT4 प्रोटीन। तो ये जो GLUT4 प्रोटीन है ये इनेबल करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर। अब ग्लूकोज है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो फिर मेम्ब्रेन को इजीली ये ट्रांसपोर्ट तो कर नहीं पाता। ठीक है, अब इसको ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने के लिए एक ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है, वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर भी प्रोटीन से मिलके बना होता है, तो इसलिए ये प्रोटीन ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से इससे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो कोलेजन है वो क्या चीज़ है, ट्रिप्सिन है वो क्या है, एंटीबॉडी है वो किस से रिलेट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं
प्रोटीन्स के टाइप्स पे कि किस टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन्स हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स के बारे में हम देखते हैं, इसके टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप है प्राइमरी प्रोटीन्स। प्राइमरी प्रोटीन्स, अब प्राइमरी प्रोटीन्स क्या है? सिंपल एमिनो एसिड की चेन है। जैसे ये एक एमिनो एसिड हुआ, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड थर्ड और ये एमिनो एसिड फोर्थ। तो ये सब सीधे सीधे बस पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो उस जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होती है प्राइमरी प्रोटीन्स। तो प्राइमरी प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकेंडरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं? अब ये जो सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं ये 2 तरह से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हेलिक्स और एक शीट। ठीक है, ये मेन सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं, हेलिक्स और शीट। हेलिक्स मतलब ये जो एमिनो एसिड की चेन है इसमें कुछ और बॉन्डिंग्स भी आ जाएंगी और कुछ और बॉन्डिंग्स आने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर में जैसे एक एमिनो एसिड यहाँ है, ये यहाँ है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी एमिनो एसिड है, यहाँ पे भी एमिनो एसिड है। तो अलग अलग ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनके अंदर और बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही है। इस शेप को हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हेलिक्स बनाती है इसलिए इसको हेलिक्स बोलते हैं। और इसके अंदर अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के टाइप हैं, ये सबसे अबंडेंट होते हैं, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, वहीं हम शीट के बारे में देखते हैं। तो इस तरह से शीट्स होती हैं और जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनमें एन और सी टर्मिनल होते हैं। तो एक ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बॉन्डिंग है वो इस तरह से हो रही है, एक इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है, तो ये एन टर्मिनल दोनों शीट्स के जो एन टर्मिनल है वो सेम साइड में और सी टर्मिनल सेम साइड में है, तो इसको हम पैरेलल शीट्स बोलते हैं। पैरेलल शीट्स बोलते हैं और इसमें बीटा शीट सबसे अबंडेंट होती है। ठीक है, तो इनको हम पैरेलल बीटा शीट्स बोलते हैं। और वहीं अगर इस तरह से प्रेजेंट हो कोई प्रोटीन, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है, फिर कोई प्रोटीन है वो इसका सी टर्मिनल है और इसका एन टर्मिनल है, और इनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो हम इसको एंटी पैरेलल, ये सेकंड वाली है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही जो कि अलग अलग एमिनो एसिड्स को जोड़ रहा था, उनके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। टर्शियरी प्रोटीन्स, ये टर्शियरी प्रोटीन्स हैं, यही एक्टिव फॉर्म होते हैं। मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो अपना काम करते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आने के बाद ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक्टिव फॉर्म है और इसके अंदर प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ग्लोब्यूलर फॉर्म में मतलब ऐसे इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है कि प्रोटीन जो है वो एक बॉल की तरह दिखने लग जाता है, फोल्ड होके इतने ज़्यादा बोन्स उनके अंदर बन जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये याद करना है कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग्स और बनती हैं। ठीक है, और इससे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम्स हैं वो भी इसी फॉर्म में अपना काम करते हैं और इसमें एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स हैं वो इसी फोल्डिंग की वजह से बनती है। ठीक है, तो अब इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो होता है जो अलग अलग एमिनो एसिड्स को बनाता है, जोड़ता है मतलब।
उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसके बाद वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस भी इसमें होते हैं। कुछ आयनिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बॉन्डिंग हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। इतनी बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो प्रोटीन है, टर्शियरी प्रोटीन, ये इस तरह के स्टेज में आ जाता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है। इसी की वजह से प्रोटीन है वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में आता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनती है जब अलग अलग पेप्टाइड चेन्स हैं वो मिलके एक प्रोटीन बनाती हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टर मतलब चार। अब चार तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये पॉलीपेप्टाइड 1, पॉलीपेप्टाइड 2, पॉलीपेप्टाइड 3 एंड पॉलीपेप्टाइड 4। ठीक है, तो ये जब मिलके एक प्रोटीन बनाती हैं, और ऐसा कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे ये दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिसे हम बीटा 1 और बीटा 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं कि, और फिर हम एक ये चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर ये चार एमिनो एसिड्स हैं, इनके बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 3 बॉन्ड्स बनते हैं। अगर इन्हीं 4 एमिनो एसिड्स को हम सर्कुलर फॉर्म में रखें, एक एमिनो एसिड यहाँ है, एक एमिनो एसिड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वही हम देखेंगे कि इनको कनेक्ट करने के लिए कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड बने। ठीक है, अगर ये लीनियर फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में 3 बनेंगे, और सर्कुलर फॉर्म में 4 बॉन्ड्स बनेंगे अगर हम 4 एमिनो एसिड्स लेके चलते हैं। ठीक है, और वही ये पूछ भी सकता है कि एमिनो एसिड्स है उनमें वाटर कितने, 4 एमिनो एसिड्स से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है तो कितने वाटर का रिलीज हो रहा है? तो जितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं उतने ही वाटर का रिलीज होता है, क्योंकि एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने में 1 वाटर का रिलीज होता है, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनने में 3 वाटर का रिलीज होगा। ठीक है, एक हम ये चीज़ याद रखेंगे। फिर प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, ये हमने सुना था। अब जो प्रोटीन है, कोई प्रोटीन है, उसका काम है कि वो 10 डिग्री पे काम करता है, लेकिन अगर हमने उसको 40 डिग्री पे लेके चले गए तो वो जो प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर पे जाने की वजह से 10 डिग्री से 40 डिग्री पे पहुंच गया। अब ये जो प्रोटीन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये पूरी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, डीनेचुरेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये डीनेचुरेशन है, ये कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड का नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है। हमेशा जो डीनेचुरेशन के टाइम जब प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होता है या फिर प्रोटीन में डैमेज जो भी देखने को मिलता है वो उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर खराब होने से देखने को मिलता है। जैसे ही हम उसको वापस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो वो वापस से उसमें उसी तरीके से फोल्डिंग होगी और वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अगर उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं तो वो प्रोटीन वापस से अपनी फंक्शनल फॉर्म में नहीं आ सकता। इसलिए डीनेचुरेशन के टाइम पे ओनली टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही डिस्ट्रक्शन होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, यानी पेप्टाइड बॉन्ड का डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है, ये था हमारी आज की क्लास के बारे में। हमने पूरा एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बारे में देख लिया है। इसके बाद हम फर्दर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो इसके आगे वाली सीरीज़ में करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।